आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स में सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने लाइट लेसन को पढ़ा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। पिछले टर्म पर हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन किया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किसी विशेष परिस्थिति में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वह जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है वह प्रकाश की किरण उसमें न जाके टोटल पूर्ण प्रकाश जो है उसी माध्यम में सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपको लिखाई जा चुकी है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं जिसका हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ उपयोग है। जैसे पहला उपयोग हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि हीरे का चमकना। हीरे के चमकने का कारण है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम अर्थात 24 अंश होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है तब ही प्रकाश से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में बाहर आ पाता है। अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जैसा कि हीरे का चमकना हमने पहला उदाहरण लिया है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कांच में। दूसरा उदाहरण कांच में पड़ी दरारों का चमकना। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि आप देखे होंगे कांच में जो दरारें पड़ जाती हैं वह देखने पर वो चमकदार दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है, जब हमने आपको बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इसमें जो अंदर वायु भरी रहती है उसमें जो है वो विरल माध्यम है। जब कोई भी प्रकाश की किरण जो दरार पड़ी रहती है उस पर जाती है तो वह सघन माध्यम में ही वह क्रांतिक कोण का मान जो होता है, आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और उस दरार पर जितनी भी कीड़ें पड़ती हैं और वो कीड़ें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कांच में पड़ी दरार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीली या चमकती हुई दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कोई कांच की अगर नली हो उसको जल से भरे बीकर में अगर तिरछा रख दें तो वह चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। इसका भी कारण है कि अगर कोई कांच की परख नली हो उसको बीकर में जल से भरे पानी में अगर तिरछी रख देते हैं तो बाहर से आने वाला जो प्रकाश होता है वह नली पर टकराता है और टकराने के बाद जो है नली के तल पर जो आपतन कोण का मान होता है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और संपूर्ण प्रकाश जो है सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। विरल माध्यम में प्रकाश नहीं जा पाता है। इस प्रकार से हम उसको बाहर से देखते हैं तो वह चमकता हुआ दिखाई देता है। यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। किताबों में दिया हुआ है कि रेगिस्तान की जैसे मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका का मतलब ये हुआ कि रेगिस्तान जहाँ पे है वहाँ पे कभी काल जो यात्री या भ्रमण करने के लिए जाते हैं वहाँ पे जो वृक्ष उगे होते हैं उस वृक्ष का उनको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जहाँ पे रेगिस्तान है
वहाँ पे रेगिस्तान के समीप का, रेगिस्तान का जो समीप होगा, जो लेयर होगी इस तरीके से, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे लेयर के ऊपर हम बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर का मान क्या होता है, कम होता जाता है। और डेंसिटी जो होती है उसकी नीचे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उस डेंसिटी का मान कम होता जाता है। तो अपवर्तनांक का मान भी जो होता है नीचे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं अपवर्तनांक का मान जो है, अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाता है। तो जो ये लेयर होती है, इस लेयर पर वायुमंडल में बहुत सारी लेयर होती हैं, उस लेयर पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस पर जो आपतन कोण का मान होता है, वह आपतन कोण ऐसे पहले वाले लेयर पे आपतन कोण का मान कुछ होगा, दूसरे वाले लेयर पे आपतन कोण का मान कुछ होगा, तीसरे वाले लेयर पे आपतन कोण का मान कुछ होगा। किसी विशेष परिस्थिति में किसी लेयर पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो जो प्रकाश वायुमंडल में आ रहा है और रेगिस्तान जो है, उस रेगिस्तान के समीप जो लेयर वायुमंडल की बनी हुई है, उस लेयर से टकराकर जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और जो दूरी पर जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी आंखों में जाता है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश जो है पृथ्वी के निचली सतह से आ रहा है। और इसी घटना को आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, और उसका उल्टा प्रतिबिंब जो है, जो भी वृक्ष वहाँ पे दिखाई देते हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, और हमको ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पे कोई तालाब है और उसका उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखाई देने का आभास होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को थोड़ा सा हमने आपको डिफाइन किया। इसी के साथ ये लाइट वाला जो लेसन था हम लोग का, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये लेसन खत्म होता है। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। दो 2021 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है और हर साल के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। पूछा जाता है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच व जल, कांच व जल के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। कांच से जल पर आपतित किरण के लिए, कांच से जल पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक
क्रमशः 3/2 व 4/3 है। कांच से जल पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस तरीके से क्वेश्चन क्रांतिक कोण भी इसमें सन्निहित है और अपवर्तनांक भी सन्निहित है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह इस साल के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। हमने आपको बताया है कि माध्यम के अपवर्तनांक के लिए सूत्र लिखने के लिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाती है तो हमने आपको बताया कि इसके लिए अपवर्तनांक के लिए सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं, हमें सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है। 3 माध्यमों के लिए हम यहाँ एक नोटेशन बनाते हैं, जैसे वायु यहाँ पे बनाते हैं, वायु को हम लोग एयर से रिप्रेजेंट करेंगे, कांच को हम लोग, ग्लास को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे और जल के लिए हम लोग वाटर को हम लोग W से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 3 मीडियम यहाँ पे दिया हुआ, 3 मीडियम हमने बना लिया, हमको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसी क्वेश्चन के से ही हम फार्मूले का निर्माण करके इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। इसको देखिए वायु के सापेक्ष, यह जी है आपका ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम लिखते हैं इस तरीके से ANG हो गया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 2 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे। अब हम निकालेंगे कांच का जल के सापेक्ष, लिखेंगे GNW अपवर्तनांक हो गया गुणे। अब हम निकालेंगे वाटर का, जल का वायु के सापेक्ष WNA हो गया। इन सब का गुणनफल 1 होता है। इस तरीके से हमें सूत्र 3 माध्यम के लिए हम सिंपल तरीके से इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस सूत्र को हम जानते हैं, उसके बाद प्रश्न के अनुसार हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार करा वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक इतना तथा इतना है। तो वायु के सापेक्ष सबसे पहले हम कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को नोटेशन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, आपका वायु है और ये क्या आपका है ग्लास, कांच है। वायु के सापेक्ष ANG हो गया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 हम लिख दिए आसानी से। फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, तो आप लिखेंगे AN, जल का अपवर्तनांक W, वाटर का अपवर्तनांक दिया है 4/3। 4/3 ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ, हमने कुछ नहीं किया, जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन के अनुसार हमने कोई फार्मूला भी याद नहीं किया। अपवर्तनांक के लिए एक तरीका आपको बताया और इस फार्मूले को ऐसे लिख दिया कि अगर 2, 3, 4 माध्यम हो तो सभी माध्यमों का गुणनफल 1 होता है। कैसे होता है इसके पहले हम जो फार्मूला डिराइव किए हैं उसमें आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे 3 माध्यम है, तीनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखने का एक तरीका अपवर्तनांक को यहाँ से दिखा जाता है। वायु के सापेक्ष आपका जो है कांच का अपवर्तनांक ANG हो गया, फिर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW हो गया, फिर जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो है WNA बराबर 1 हो गया। इस तरीके से फार्मूला लिख लिया गया और प्रश्न के अनुसार हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया। और हम इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है, कांच से जल पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो कांच से जल, तो कांच के सापेक्ष हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा। लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ क्वेश्चन मार्क इसको हम बना सकते हैं। कांच को हम लोग G से GNW हमको फाइंड कर देना है। कांच से जल पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान हमें निकालना है। ये प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है और ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। अब इस सूत्र को हम लिखेंगे ऐसे ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे
W N A, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन सब का गुणनफल 1 होता है। यह फार्मूला हो गया। इसमें देखिए ANG का मान दिया हुआ है, ANG का मान दिया है 3/2, हम लिख देंगे 3/2 गुणे GNW का मान नहीं दिया गया है, इसको हमें फाइंड करना है, इसको छोड़ देंगे। GNW गुणे WNA दिया है। देखिए ANW दिया है, तो अगर हमको दिया है ANW दिया है, तो इसको ANW जब लिखेंगे तो इसको लिख देंगे, A को यहाँ कर देंगे, लिखेंगे ANW बराबर 1 हो गया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो उल्टा है। यहाँ पे WN है, हमको ANW का मान दिया है, तो जब A को यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे, यह 4/3 है, यहाँ लिखेंगे 3/2 गुणे GNW गुणे 1 यहाँ पे लिखेंगे 4/3 बराबर 1। आसानी से ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखेंगे 3/2 गुणे GNW गुणे 3/4 बराबर 1 हो गया। इस तरीके से ऊपर का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 में 8 हो गया, 9/8 गुणे GNW बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम GNW का मान निकालेंगे। GNW का क्या होगा, लिखेंगे GNW बराबर 1/9/8 हो गया, यह बराबर हो गया 8/9 हो गया। तो यहाँ से अगर हमको लिखना हो WNG लिखना हो, या इसको लिखा जा सकता है WNG बराबर हो गया 9/8 हो गया। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 हम आसानी से निकाल लिए। अब हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध क्या होता है, इसको हमने सॉल्व करके आपको पहले बता चुका है। तो यह होता है, इसके लिए WNG बराबर 1/sin⁻c। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह 1/sin⁻c के बराबर होता है, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है, या लिखेंगे sin⁻c = 1/WNG, और WNG का मान 9/8 है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे sin⁻c बराबर 1/9/8, ये हो गया 8/9 हो गया। तो यहाँ से अगर हम क्रांतिक कोण का मान निकालें C बराबर, ये हो जाएगा sin−8/9। क्रांतिक कोण के लिए जहाँ C क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण हमारा होगा, ये आंसर हो गया कि sin−8/9 क्रांतिक कोण होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से इसको हम, ये माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध बताने वाले सूत्र से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब हम कुछ फार्मूले पर जो हमने डिराइव किया है, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एडी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश की किरण 5
गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की किरण का प्रकाश किसी द्रव से गुजरती है, किसी द्रव से गुजरती है, जबकि तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्रव में तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। इसमें द्रव में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की कोई प्रकाश की किरण है। आवृत्ति की किरण का प्रकाश किसी द्रव से गुजरती है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है द्रव में। द्रव का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार दिया है 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी निकल तो 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। और आवृत्ति आप लोअर क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति को यह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड होता है, जो कि प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश किरण वह जो है द्रव में प्रवेश कर रहा है जिसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। तो तरंगदैर्घ्य के लिए हम आपको नोटेशन बताते हैं। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा बराबर है, यह दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम। 4500 एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। यह 4500 और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बराबर, यह हो गया आपका 45 और इसका 2 पावर इसमें चला जाएगा 10⁻⁻8, यह मीटर हो गया। लैम्डा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा को हम लोग तरंगदैर्घ्य को रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा बराबर हो गया 45×10⁸ मीटर हो गया। द्रव का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आवृत्ति हो गया और हमें द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक को हम लोग यन से रिप्रेजेंट करते हैं और आवृत्ति को भी हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक को भी हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को भी हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों राशियों को एक ही राशि से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आवृत्ति को एक हम दूसरे तरीके से या दूसरे नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, या आवृत्ति को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं न्यू से।
या न्यू का ये सिंबल है, न्यू के द्वारा भी आवृत्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे सिंबल जिसको हम न्यू कहते हैं, जो किसी भी प्रकाश की आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम यन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यन अपवर्तनांक को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आवृत्ति को हम यन से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें निकालना है द्रव का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए हमको नोटेशन यन का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमें फाइंड करना है। ये हम फाइंड करेंगे। देखिए, हम जानते हैं v बराबर होता है यन लैम्डा होता है। तरंग का वेग v बराबर यन लैम्डा होता है। लेकिन यहाँ पे तरंग ना होकर अगर यहाँ पे वेग को अगर हम c से रिप्रेजेंट कर दें, प्रकाश की चाल को, वेग को अगर हम c से रिप्रेजेंट कर दें और आवृत्ति को अगर हम, जो आवृत्ति हमारी दी गई, इसको अगर न्यू से रिप्रेजेंट कर दे और लैम्डा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, तो हमारा सूत्र हो जाएगा c बराबर न्यू लैम्डा हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू दिया है c बराबर, प्रकाश की चाल c बराबर न्यू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू बराबर हो जाएगा c बटे क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यन बराबर c अपान v, c अपान v, यह c रहेगा। वेग बराबर हो जाएगा v बराबर यन लैम्डा को हम न्यू लैम्डा इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी फार्मूले को आवृत्ति n बराबर c बाई v हो गया, v बराबर हो जाएगा यन लैम्डा, आवृत्ति को अगर न्यू लिखते हैं, न्यू लैम्डा इस तरीके से c बटे न्यू लैम्डा इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ अपवर्तनांक के लिए n बराबर हो जाएगा सीधा सीधा, c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और न्यू का मान दिया हुआ है, यह हो गया 5 × 10⁻14 और लैम्डा का मान दिया हुआ है 45 × 10⁻⁻8, जहाँ यन यह अपवर्तनांक है, यन आपका है अपवर्तनांक, यह आपका प्रकाश की चाल, ये चाल है, यह आपका वेग। अपवर्तनांक बराबर होता है c बटी v होता है, आपका c है, वेग बराबर न्यू लैम्डा होता है, तरंग का वेग v बराबर न्यू, आवृत्ति है यह t, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से मान इसमें रख देंगे, इसको हल कर देंगे। तो यह हो जाएगा यानी इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 3, 3 × 5 15 हो गया, 15 × 45, यहाँ पे देखिए 10⁸, नीचे वाले पावर को 10⁸ हो जाएगा और 15 × 5 75 × 10⁻14, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 8 मिलकर हो गया 10 के पावर आपका 16 हो गया, बटे यहाँ पे 75 × 10 के पावर 14 हो गया। तो इसका 14 पावर इसके 16 पावर से कैंसिल करेगा, तो 10 से 2 पावर बचेगा, 10 के पावर आपका हो गया 2 बटे 75,
यह हो गया आपका 100/75। 100 में 75 से भाग देंगे, 75 एक नाम 75, 25 बच गया, 75 एक नाम 75, 25 बचा, 0 बढ़ा देंगे, 3 बार जाएगा, 3 3 हो गया। तो द्रव का जो अपोतनांक होगा 1.33 होगा। यह हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस फार्मूले पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण 15 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अवतल अवतल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु रखी गई है तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, अर्थात हमको ये बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। तो इसके लिए हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और हम आपको बता चुके हैं किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे फोकस दूरी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए लिखेंगे माइनस 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब अवतल दर्पण के सामने
10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। हम आपको बता चुके हैं कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग U से रिप्रेजेंट किया जाता है, U से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी माइनस में होगा क्योंकि दर्पण से हम बाईं तरफ वस्तु को रखेंगे, U बराबर आपका हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग इस मार्क V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमें क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे? तो हमने आपको हल करके ये बताया है कि किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में जो संबंध बताने वाला सूत्र है वह होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। यह किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है। इसमें हम ये वैल्यू को पुट करेंगे। फोकस दूरी दी गई है 1/, माइनस यहाँ पे 15 हो गया। प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालनी है V हो गया प्लस 1/-10 हो गया। इसमें हमने मान को रख दिया और इसको आसानी से हम हल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/15 है, माइनस में है, 1/15 हो गया। इसको हम -1/10 है, -1/10 को बराबर से इधर लाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो गया, 1/10 हो गया। और 1 बराबर के नीचे बराबर है और 1/v को वहीं कर देते हैं, 1/v हो गया। 15 और 10 का लघुत्तम हम निकालते हैं, निकाल लीजिए। 15 और 10 का ऐसे निकालेंगे, 5 या 15, 5 गुना 10 हो गया, 5 या 15 गुना 30 हो गया। 15 और 10 का लघुत्तम 30 हो गया, बराबर के नीचे बराबर हो गया और 1/v ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 गुना 30 आया, 2 का पूरा हम माइनस यहाँ साइन के साथ है -1 में गुणा करेंगे। 15 गुना 30 -2 हो गया, ऐसे लिख देंगे। इस प्लस को यहाँ उतार देंगे, फिर 10 से भाग देंगे 30 में, 10 × 30 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो गया। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है, तो +3 में से -2 जब घटेगा तो 1 बचेगा। यह हो गया 1/30 हो गया, बराबर 1/v हो गया। यहाँ से v बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, अर्थात दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर हम प्रतिबिंब के आकार को भी अगर निकालना चाहें तो आकार को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आकार को कैसे निकालेंगे, हम देखिए आवर्धन के लिए फार्मूला बताए हैं। आवर्धन जो होता है यम, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर होता है -v/u होता है। इस सूत्र से हम प्रतिबिंब की लंबाई को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमें प्रतिबिंब की लंबाई I ऐसे लिख देंगे, वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। और v का मान हमने अभी निकाला -30 सेंटीमीटर और u का मान हमने क्वेश्चन में दिया है -10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस हो गया, 10 या 30 हो गया, 8 × 24, ये 24 सेंटीमीटर होगा।
प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वह 24 सेंटीमीटर होगी, जबकि इसको हमें नहीं निकालना है, क्वेश्चन में इसको भी पूछा जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई अवतल दर्पण था जिसकी फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर थी और उस अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया था और क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि उस वस्तु की लंबाई जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उस वस्तु जो 8 सेंटीमीटर रखा गया है उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इस फार्मूले में हम लोगों ने निकाला प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर होगी और जो वस्तु 8 सेंटीमीटर लंबा था उसका प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। इस तरीके से हम लोगों ने लाइन में जो है ये लेसन इसी के साथ एंड होता है, समाप्त होता है, ये लेसन समाप्त हो गया। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसमें हमने आपको क्या क्या चीज़ बताया। इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को डिफाइन कर दिया, लिखवा भी दिया। उसके बाद प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, हम लोगों ने प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हमने अध्ययन किया। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अवतल गोली दर्पण, उत्तल गोली दर्पण को हम लोगों ने डिफाइन किया विस्तृत रूप से, तथा किसी गोली दर्पण की फोकल दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, F = R/2 होता है, इसको हम लोगों ने निकाला। कैसे होता है, F = R/2 हमने निकाला। किसी अवतल या उत्तल गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध बताने का सूत्र 1/F = 1/V+1/U को हम लोगों ने आसानी से निकाल कर देखा। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम रेखीय आवर्धन करते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। यह I/O होता है, -V/U होता है, इसको भी हम लोगों ने निकाला रेखीय आवर्धन। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोगों ने पढ़ा। प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोगों ने अपवर्तनांक को पढ़ा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, उसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम या दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला होता है सबका गुणनफल 1 के बराबर होता है। उस फार्मूले पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने क्रांति कोण पढ़ा, क्रांति कोण की परिभाषा को डिफाइन किया। माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच में क्या संबंध होता है इसको हम लोगों ने डिफाइन किया और उसको उसमें से फार्मूले को निकाला, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, ये सब हम लोग डिफाइन कर चुके, पढ़ चुके। उसके बाद से हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, जैसे हीरे का चमकना, किसी कांच की नली में कोई कांच की नली हो, अगर उसको जल से भरे बीकर में रख दिया जाए तो चांदी की तरह चमकता है। क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हमने आपको बताया मरीचिका, ठंडे प्रदेश या रेगिस्तान की जो मरीचिका होती है, जो वहाँ पे वृक्ष जो होता है वह उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, यह आभास होता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये सारी चीज़ों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया। थैंक यू, धन्यवाद।